हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाटर मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स इन इंडिया। बेसिकली हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है कि क्या क्या डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से पानी मिलता है पौधों को, और इरिगेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कितनी किसी पर्टिकुलर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो इंडिया जो है उसको अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब देखो, यहाँ पर आप दो टर्म्स एक साथ सुन सकते हैं, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की बात करें तो जो इंडिया है उसको 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और जैसे कि ये जोन्स किस बेसिस पे बनाए गए हैं कि कौन से पर्टिकुलर रीजन की जो वाटर रिक्वायरमेंट है या जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सिमिलर सी हो सकती हैं, उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो ये जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो कि इंडिया के अंदर एक बहुत डाइवर्सिटी को बताते हैं, इनमें इरिगेशन पहुंचाना और इरिगेशन का कौन सा मेथड को यूज़ करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा है इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इरेक्टिक रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल का पता नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम होता है, टाइम पे नहीं होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हमारे पास जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने का जो एक मेजर तरीका है वो है कि इरिगेशन देना। अगर रेनफॉल टाइम पे नहीं हो रही है, वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स की है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो फिर इरिगेशन दे के हम पौधों के मैक्सिमम प्रोडक्शन को एंश्योर कर सकते हैं और फूड सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखो, मेजर रिवर बेसिन जैसे कि जो नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियों से पानी इंडिया में मिलता है। रिजर्वायर्स और लेक्स हैं, यानी कि बहुत सारी झीलें हैं जिनसे कि इरिगेशन का काम भी किया जाता है और पीने का पानी भी मिलता है। इसके अलावा कैनाल्स जो हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कैनाल्स के थ्रू जो इरिगेशन होता है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। कैनाल्स का मतलब होता है बेसिकली नहरें, और राजस्थान में भी जैसे हम अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एक आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, बेसिकली ये परियोजना राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट्स को जो पर्टिकुलर वाटर है वो प्रोवाइड कराने का काम करती है। फॉर एग्जांपल गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर जैसे जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अकेली इंदिरा गांधी नहर परियोजना के थ्रू उनको पानी जो है वो अवेलेबल होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट कैनाल्स हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है, उसमें बेसिकली ये 3 स्टेट्स को मिलाकर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ये भी आपको याद रखनी है कि भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो बेसिकली कौन से स्टेट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान करते हैं। इसके अलावा गंग नहर परियोजना भी है, जिससे कि पर्टिकुलर पानी है राजस्थान में हम बोल सकते हैं, और राजस्थान की भागीरथ के नाम से भी गंग नहर परियोजना को जाना जाता है। और भी बहुत सारी, जैसे माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, ऐसी बहुत सारी कैनाल्स से रिलेटेड स्कीम्स हैं जिनसे कि पर्टिकुलरली बहुत सारे स्टेट्स के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी होती है। जैसे अगर हम नर्मदा नहर परियोजना की बात करें तो नर्मदा नहर परियोजना के अंदर जो पर्टिकुलर इरिगेशन का मेथड है वो सिर्फ स्प्रिंकलर सिस्टम ही काम में लिया जाता है, सिर्फ स्प्रिंकलर सिस्टम से ही इरिगेशन दिया जाता है। देखो, सबसे पहली बात, जब हम वाटर रिसोर्सेज की, वाटर के एप्लीकेशन मेथड्स की बात कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। उस हिसाब से हम एक तो वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम वेस्टफुल पानी के एप्लीकेशन से बच सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि राइस जो है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, अगर एक टाइम पीरियड के लिए बोले। वैसे तो वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा शुगर केन की होती है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम की होती है। एक पर्टिकुलर पर डे के हिसाब से देखें तो किसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, राइस की वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि हमें राइस की क्रॉप में ज़्यादा पानी देना है बाकी अदर क्रॉप्स की तुलना में। तो इस तरीके से वाटर रिक्वायरमेंट का पता होना भी ज़रूरी है, कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज और कौन कौन से इरीगेशन मेथड्स हैं। क्या आप फ्लडिंग मेथड से दोगे, आप स्प्रिंकलर से दोगे, आप ड्रिप सिस्टम को यूज करोगे, कौन सी क्रॉप के लिए कौन सा बेस्ट रह सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वाटर रिसोर्सेज का और जो वाटर है उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं।
अब पानी के और क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं? ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। देखो, ग्राउंड वाटर का मतलब होता है कि ज़मीन के नीचे आपने जो कुएँ वगैरह बना रखे हैं उनको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा डिप्लेट होता जा रहा है, डे बाई डे बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। लगभग 60% इंडिया का जो इरीगेशन है वो ग्राउंड नट से ही उसकी रिक्वायरमेंट, जो ग्राउंड वाटर है उसी से उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम कह सकते हैं ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। जितना पानी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा निकाला जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर डिप्लेट हो रहा है। एक टाइम के बाद में ग्राउंड वाटर भी खत्म हो जाएगा, देन पब्लिक पीपल किसके ऊपर सर्वाइव करेंगे? तो पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए, पानी को बचाने के लिए और पानी का सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने भी अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स चला रखे हैं। जैसे इसमें से एक है, आपको ध्यान रखना है, अटल भूजल योजना, जो कि सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करती है। नेक्स्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, आप सभी को पता है कि जब से हमने पानी बचाओ अभियान शुरू किए हैं तब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा है कि जो बारिश का पानी है जो ऐसे ही बह रहा है उसको आप मैनेज करके रखो, उसको आप स्टोर करके रखो। तो इसके लिए दो तरीके के मेथड्स हो सकते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि पहले गाँव के अंदर क्या होता था, अगर हम राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो जोहड़ बना दिए जाते थे, यानी कि गाँव की जो भूमि है उसमें ढलान होके जहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर कुछ ऐसे पोंड लाइक बना देते थे, वहाँ पर पूरा पानी आके बारिश का इकट्ठा हो जाता था। इन स्ट्रक्चर को हम जोहड़ कहते हैं। राजस्थान में ईरी तमिलनाडु एंड संग्राम्स केरला में हो सकते हैं। और नाउ ए डेज क्या है, मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, जिसमें क्या है, रूफ टॉप यानी कि घरों की छत का जो पानी है जो कि बह के ऐसे ही चला जाता है, तो वहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और चेक डैम्स बना दिए जाते हैं, जिससे कि रेनफॉल जो है, रेन वाटर जो है उसकी हार्वेस्टिंग प्रॉपरली की जा सके, उसको अच्छे से स्टोर किया जा सके फॉर द फ्यूचर यूज़। नेक्स्ट आता है इरिगेशन टेक्निक्स इन इंडिया। तो इरिगेशन टेक्निक अलग अलग हो सकती है। जैसे हम ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स की बात करें तो कैनाल इरिगेशन यूज़ किया जाता था, वेल्स और ट्यूब वेल्स, कुओं के द्वारा। लेकिन अगर हम मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स की बात करें तो आजकल मॉडर्न में दो ही इरिगेशन सिस्टम याद रखे जाते हैं। पहला तो स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरी क्या है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम या ड्रिप पद्धति जो है उसमें सबसे ज़्यादा पानी का मैनेजमेंट या पानी की सेविंग होती है, अप टू 90%। और इस पद्धति को इजराइल से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मॉडर्न मेथड्स में आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, और एक और चीज़ माइक्रो इरिगेशन। देखो, गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, दैट इज़ पर ड्रॉप मोर ड्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो स्कीम है बेसिकली, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव की गई थी। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये कौन से पर्टिकुलर इरिगेशन को प्रमोट करती है, तो माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करती है। और ये जो स्कीम है ये 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। हमने बात की कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट पता होगी तो हम उसी हिसाब से मेज़र करेंगे कि किस क्रॉप को कितना पानी देना है। जैसे राइस की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम वहाँ पर फ्लड इरिगेशन देते हैं, क्योंकि स्प्रिंकलर और ड्रिप से वहाँ पर काम नहीं चलेगा, उस पर्टिकुलर क्रॉप की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो फ्लड इरिगेशन का मेथड हो सकता है राइस के अंदर। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, जैसे राइस, आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो राइस का वेस्ट बंगाल में होता है और पंजाब की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी राइस का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीट की वाटर रिक्वायरमेंट लगभग 450 to 600 mm है। और इरीगेशन मेथड्स के रूप में हम बेसिकली जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो कैनाल इरीगेशन मेथड्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं वीट में। अभी आपको पता है कि वीट में जो प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश और पंजाब का बहुत सिमिलर सा चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश भी कुछ मेजर ग्रोइंग स्टेट्स हैं वीट के। शुगर केन की हम बात करें तो जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है वो शुगर केन की ज़्यादा है। इरिगेशन मेथड की बात करें तो हम फरो इरिगेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं शुगर केन के अंदर। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। कुछ पल्सेस और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो पल्सेस के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है, लेकिन 300 से 500 mm तक होती है। और पल्सेस के अंदर हम सप्लीमेंटल इरिगेशन दे सकते हैं, रेन फेड इरिगेशन दे सकते हैं, क्योंकि जैसे चिकपीस वगैरह की जो क्रॉप होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी और पर्टिकुलरली सीरियल क्रॉप्स जैसे कि राइस और गेहूं को जितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आपको पता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। इवन ड्रिप इरिगेशन तो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के लिए, फलों के लिए या फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट माना गया है। इसके अलावा माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम्स जो हैं उन मेथड्स को भी यूज़ किया जा सकता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में। और सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जैसे फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश स्टेट में देखने को मिलता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का
प्रोडक्शन अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कहें कि कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करती हैं। जैसे सबसे पहली हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बेसिक सा जो ऑब्जेक्टिव था वो था हर खेत को पानी, यानी कि हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, और ये माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करता है और वाटर के एफिशिएंट यूज़ को प्रमोट करता है। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये भी 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है नेशनल वाटर पॉलिसी, जो कि 2012 में मिली थी। बेसिकली इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करती है। और नेक्स्ट एक इनिशिएटिव है जो कि वाटर से रिलेटेड है, दैट इज़ जल शक्ति अभियान। 2019 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, और इसकी जैसे 2024 की जो जल शक्ति अभियान की थीम थी कि महिलाओं के द्वारा वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है या महिलाओं का कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो जल शक्ति अभियान जो है वो भी फोकस करता है वाटर का कंजर्वेशन पे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो 2015 में लॉन्च हुई थी, और ये माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करती है और एफिशिएंट वाटर यूज़ को प्रमोट करती है। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे इरिगेशन डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हमारे इस कोर्स को पढ़ने का जो मेन मोटो है वो ये है कि हम पानी की अहमियत को समझें। हम जब एक एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन एम होना चाहिए कि हमें क्रॉप्स की वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में पता हो, हम कौन सी क्रॉप में कौन सा इरिगेशन सिस्टम बेस्ट हो सकता है उसके बारे में पता हो, हम किस तरीके से ग्राउंड वाटर को डिप्लेट होने से बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, इरिगेशन है क्या। और बेसिकली अगर हम एक वर्ड के अंदर इस सब्जेक्ट का मोटो जानने की कोशिश करें तो वो है कि हम सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। यानी कि हमें वाटर का पर्टिकुलरली एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी बचना चाहिए, उस हिसाब से हमें मैनेजमेंट करना है वाटर का। तो इरिगेशन के डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि देखो, अगर कैनाल से इरिगेशन हो रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीपेज के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है। सीपेज का बेसिक सा मतलब होता है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है पानी का उसे हम सीपेज कहते हैं। और कैनाल इरिगेशन में सीपेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और मेंटेनेंस काफ़ी पुअर होता है। इसके अलावा आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स आ रहे हैं, यानी कि टाइम पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। इसके अलावा ग्राउंड नट का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो रहा है, उसका ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करनी ज़रूरी है कि इतना ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं होना चाहिए पानी का, वरना थोड़े समय में पानी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो सामने आएंगी। तो ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था कि क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की क्या इरिगेशन डेवलपमेंट है, कौन से मेथड्स उन पर्टिकुलर क्रॉप्स के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे फ्रूट्स वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे हुए कि वाटर रिसोर्सेज में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ते हैं कि ग्राउंड नट वाटर रिसोर्सेज क्या हैं और अबाउट द सरफेस वाटर रिसोर्सेज क्या हैं। इसके अलावा इरिगेशन डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे कि राइस वगैरह में किस तरीके से इरिगेशन, कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है और उनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है।